नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपना दृष्टि के प्रभाव वाले सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सूर्य के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि, सूर्य के ऊपर चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हमने समझ लिया था। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर सूर्य की दृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि वो लगभग लगभग सूर्य के 1 या 2 घर आगे या पीछे ही रहते हैं। ये डिग्री के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम गुरु को के बारे में आज हम बातें करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं, और क्योंकि हमें समझने में भी आसानी हो जाएगी। और गुरु के कारकत्वों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो गुरु के जो जो कारकत्व होते हैं, देखो, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। गुरु जहां भी प्लेस्ड होगा, सूर्य सप्तम भाव से, यानी अब जहां भी होगा वहां से सप्तम पे ही दृष्टि डालता है सूर्य, यानी सातवीं ही दृष्टि होती है। तो आमने सामने ही दोनों होंगे। गुरु अगर यहाँ होगा तो सूर्य की दृष्टि नहीं जाएगी, गुरु अगर यहाँ होगा तो सूर्य की दृष्टि नहीं जाएगी, ये हम सब लोग जानते हैं। अब गुरु के बहुत सारे कारकत्व हैं, तो गुरु के जितने भी कारकत्व हैं उनके अनुसार ही हम इस दृष्टि प्रभाव को समझेंगे। तो इसमें हम कुछ गुरु के जो कारकत्व हैं मैं लिख लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम गुरु से विवेक की बात करते हैं, गुरु से ज्ञान की बात होती है, दूरदर्शिता की भी बात होती है। गुरु के अब अगर आप कारकत्व देखेंगे तो उसमें ये प्रभाव भी आएगा। अब हम ना क्योंकि सूर्य अशुभ ग्रह है तो अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ कही गई है। लेकिन हमें ये कन्फ्यूजन आता है कि सूर्य की भी अशुभ दृष्टि, मंगल भी अशुभ है तो उसकी भी दृष्टि अशुभ होगी, और अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो वो भी अशुभ होगी। तो हम किस तरह से इस प्रभाव को समझें कि शनि की दृष्टि क्या प्रभाव देगी, सूर्य की दृष्टि क्या प्रभाव देगी, इसी ज्ञान विज्ञान विवेक के ऊपर हर ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, सूर्य जिस भाव का प्रभाव रखता है दृष्टि में उसका प्रभाव नहीं आएगा। दृष्टि में उसके अपने जो गुण स्वरूप होते हैं ना, उसका प्रभाव आता है। अपने गुण स्वरूप का मतलब होता है, मान लेते हैं आप बड़े आज्ञाकारी हैं, आप बड़े डिसिप्लिन्ड वे में काम करना पसंद करते हैं, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी एक विल पावर बहुत अच्छी है, तो आप जब किसी को आज्ञा देंगे किसी भी काम को करने की, या मान लेते हैं आपका बेटा सामने बैठा है, बेटी सामने बैठी है, तो आप उससे उसी तरह से बात करेंगे। उसको देख के इसी तरह से बोलेंगे, चलो मैंने ये काम बताया, ये आप करके दिखाओ। ठीक है? तो इस तरह से आप का बोलेंगे उसको। तो सेम ग्रहों को भी हम डेली के लाइफ से अगर समझेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि गुरु से हम विवेक की, ज्ञान की, दूरदर्शिता या आदि और शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। अब यहाँ जब सूर्य की दृष्टि आएगी ना, तो सूर्य के अंदर थोड़ा सा मैं है ना? और यहाँ पे थोड़ा-सा तो अहम आ सकता है उस इंसान के अंदर, यानी अपने ज्ञान में कि हाँ, मैंने ये चीज़ बताई है, तो वो वाला प्रभाव उसके अंदर दिखाई देगा। थोड़ा बहुत गुस्से का भी प्रभाव दिखाई देगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने धैर्य को भी खो दो, ऐसी भी संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ एग्ज़ैक्टली ये होगा ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो किस राशि में है। अगर वो स्थिर राशि में है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है ज़्यादा हो। वायु तत्व राशि में है तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा, आगे मैं राशियों का इम्पैक्ट भी बताऊंगी आपको। ठीक है? तो यहाँ प्रभाव थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। अब ऐसा इंसान जो होगा ना, वो सच्चाई का डटकर सामना करने वाला इंसान होगा। अगर उसे लगा कि सामने वाले की ये बात गलत है, तो वो उसके लिए स्टैंड लेगा। और विवेक के साथ-साथ यहाँ इच्छा शक्ति भी आ रही है, क्योंकि सूर्य क्या बताता है? सूर्य इच्छा शक्ति के बारे में भी बताता है। तो अपने विवेक के बल पे, अपनी मजबूत इच्छा इच्छा शक्ति के बल पे वो हर परेशानी को का हल भी निकाल सकता है। इस केस में अगर सूर्य 12वें में हो जाए, गुरु छठे में हो जाए, तो यहाँ प्रभाव और जो हमारा फलकतन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फिर से वही कहूँगी कि पूरी पत्रिका देखें, किस राशि में वो बैठा है। आप सोचो कि आपका ज्ञान, आपका विवेक उस राशि में है। वो स्थिर राशि में है, वो जल तत्व राशि में है, वो वायु तत्व राशि में है, वो पृथ्वी तत्व राशि में है। तो उसका प्रभाव भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सेकंड नंबर, गुरु से हम भाग्य की भी बात करते हैं। तो अगर भाग्य की बात करें तो हम जानते हैं कि सूर्य की दृष्टि है तो कहीं न कहीं पीड़ित तो करेगी ही। तो ऐसा इंसान भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठेगा।
वो अपने बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा। और अगर क्योंकि अग्नि तत्व का प्रभाव, सूर्य कैसा है, अग्नि तत्व ग्रह है, तो ऐसे लोग पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने भाग्य का निर्माण अपने हाथों से करने पर भरोसा रखते हैं, ना कि भाग्यवादी हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है खुशी, यानी हैप्पीनेस, संतुष्टि की बात हम गुरु से करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें ना खुशी प्राप्ति की इच्छा में बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि वो राजा है ना? तो यहाँ पे वो इच्छा उसकी बढ़ भी सकती है और वो खुश रहने के लिए या दूसरों को खुश रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि सारे काम मुझे खुद ही करने हैं, अपनी खुशी या अपनी जो हैप्पीनेस होगी, वो मैं खुद ही जीत के लेके आऊँगा। तो ऐसा इंसान, जैसे कि क्योंकि ये कहीं न कहीं भाग्य से भी कनेक्टेड हो जाएगा, तो ऐसा इंसान भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहेगा। उसे पता है कि मैं अपनी खुशी को खुद ही मुझे मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा, तो वो ऐसा भी करेगा। गुरु से हम विस्तार की बात करते हैं। विस्तार मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज्ञान का हो जाए, आपके शरीर का भी विस्तार हो सकता है, खुशी का भी विस्तार हो सकता है। सूर्य की जब दृष्टि आ जाएगी तो यहाँ थोड़ा-सा डिसिप्लिन इस विस्तार के साथ जुड़ जाए, है ना? लेकिन ऐसा इंसान का ज्ञान का तो विस्तार हो ही रहा है, लेकिन अब वो दूसरों के इंटरफेरेंस को शायद पसंद ना करे। अगर आप उसकी बात को बीच में काट दोगे, तो उसको गुस्सा आ जाएगा कि नहीं, मैंने बोला था तो ये ठीक था भई, इस तरह से इसको आप ले सकते हो। डिपेंड करेगा आपका सूर्य, बाकी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ प्लेस्ड हैं। संपूर्ण फल कथन के लिए अ, हम क्या कहते हैं, वो आपका बिहेवियर वाली जो सीरीज़ चल रही है ना, वहाँ पे एक बार आप जाके देखिएगा, वहाँ पे और थोड़ा समझ में आएगा। सकारात्मक प्रभाव, ज्ञान है, धैर्य है, सात्विकता का प्रतीक है गुरु, और उत्साह का प्रतीक भी है, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती हैं। तो इस पे अगर गुरु का कहीं न कहीं, वो सॉरी, सूर्य की अगर दृष्टि आएगी, तो सही डायरेक्शन इसको मिल सकता है। क्योंकि राजा है ना, राजा का प्रभाव क्या है? अब मैंने जो कह दिया, वो सही है। तो वो सकारात्मक प्रभाव तो है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी है, तो ऐसा इंसान जनरली हर बात-बात पे गुस्सा नहीं होता है। उसके वो सिर्फ़ जायज़ बातों पर ही गुस्सा होगा। जो बात सही है, उसको लगेगा कि नहीं भई, ये जो बात है ना, ये सारे समाज के लिए गलत है। तो वो उस बात पे गुस्सा होगा, ना कि बात-बात पे वो गुस्सा होगा। तो यहाँ सकारात्मक प्रभाव में थोड़ा-सा मनवाने की जो फीलिंग होती है ना, कि ये बात सही है तो आप इसको मानो, लेकिन सही बात को ही मानो। अगर सूर्य की और गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है। इसके बाद आता है दया भाव। दया भाव में वैसे सूर्य भी आ जाता है कारकत्व में, और गुरु तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ दया के साथ-साथ सूर्य की दृष्टि से दानी होने का भी इफ़ेक्ट आ सकता है। यानी अ, अगर आपके पास ₹100 हैं और सामने आपके पास कोई आ जाए कि भई मुझे थोड़े से 70-80 रुपयों की ज़रूरत है, ज़रा आप दो, तो वो उसको दे देगा। दया भी करेगा और साथ-साथ में वो उसको पैसे भी दे देगा, है ना? तुम्हारा काम है, पहले तुम अपना काम कर लो। तो ये प्रभाव भी दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा इंसान पैसों का कहीं गलत इस्तेमाल करे, जिसको वो पैसे देता है, तो वो सामने वाले को कहेगा भी ज़रूर कि मैंने जो तुम्हें दिए थे, क्योंकि वो मैं का प्रभाव भी दिखाएगा ना थोड़ा बहुत, उसके अंदर इतना साहस तो है, वो सूर्य है। आगे आता है गंभीरता। गुरु से हम गंभीरता की बात करते हैं। अब ऐसा इंसान गंभीर तो होगा, लेकिन गलत बात उसको पसंद नहीं आएगी। हो सकता है कि उसके चेहरे पर वो गंभीरता दिखाई दे, उसका माथा चौड़ा हो, उसके बाल कम हो उस पे, और उसकी आँखों में वो गंभीरता दिखाई दे, उसके शब्दों में वो गंभीरता दिखाई दे। लेकिन गंभीरता के साथ-साथ कहीं न कहीं अपना एक रौब दिखाने का प्रयास भी ऐसा इंसान कर सकता है। यानी दूसरों के ऊपर, चाहे अपने वाणी के दम पर, चाहे अपने चेहरे के अन्य प्रभावों के आधार पर, वो उस गंभीरता को दिखाने की कोशिश करेगा। गुरु से हम संतान की भी बात करते हैं। तो जहाँ तक संतान की बात है, तो गुरु के प्रभाव से हमने हमेशा पढ़ा है, सूर्य के दृष्टि से हम हमेशा कहते हैं कि पहले संतान की हानि हो सकती है। पर चाहे पंचम भाव पे दृष्टि हो सूर्य की, या गुरु यानी कारक के ऊपर दृष्टि हो, तो संतान की हानि बोल सकते हैं। हो सकता है संतान प्रभावशाली हो, संतान गुस्से वाली हो, संतान को पेट के कोई रोग हो, या उसको जल्दी छोटी एज में चश्मा लग जाए, कान से संबंधित समस्या हो जाए, ऐसा हो सकता है। और संतान चाहेगी कि मैं पिता के नक्शे कदम पर चलूँ, या पिता का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
गुरु से हम व्याख्यान शक्ति की भी बात करते हैं। व्याख्यान शक्ति यानी अपने आप को कैसे आप व्यक्त करेंगे। स्पष्टता है, दूरदर्शिता भी है जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ अगर सूर्य का प्रभाव आता है तो ऐसा इंसान बात-बात पे सलाह दे सकता है, या उसकी आदत में वो होती है कि हम बात-बात पे सलाह दें, या अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे, अगर सामने वाला नहीं भी बोल रहा है या 4 लोगों की बैठक अगर चल रही है, तो गुरु वाला तो शायद बहुत ही सोच समझ के या बड़ी गंभीरता के साथ बोलेगा। लेकिन अगर सूर्य का प्रभाव है, क्योंकि पिता का इम्पैक्ट अगर देखो आप समझो यहाँ पे, वो सलाह देते हैं, उन्हें बात-बात पे सलाह देने की आदत भी होती है, ठीक है? और वो इस तरह की व्याख्यान शक्ति में वो सलाह का प्रभाव तो दिखाई देगा ही देगा, साथ-साथ में अपना रौब भी दिखाई देगा, अपना साहस भी दिखाई देगा, गुस्सा भी दिखाई देगा, और सामने वाले के साथ नज़रें मिलाकर अपनी बात को कह पाने की शक्ति भी उस इंसान के अंदर होगी। इसके बाद देखते हैं पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब पहले से ही किसी बात को समझ जाना या सामने वाले के विचारों को समझ जाना। अब समझ तो गए हैं, लेकिन अगर सूर्य का प्रभाव आ गया तो ऐसा इंसान स्पष्ट रूप से बोल भी देगा कि भाई आप ना इस वक्त ऐसा सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। यानी कि सर उठा के सामने वाले को बोलने की जो ताकत होगी वो किसके अंदर होगी? वो सीधा-सीधा सूर्य के अंदर होगी। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं बोलेगा। वो अपने चेहरे के, वो अपने आँखों के, वो अपने एक्सप्रेशन से इस तरह से बोल देगा कि वो सामने वाले को वो आहत भी नहीं होगा और वो अपना प्रभाव भी डाल देगा, अपनी छाप भी छोड़ सकता है। गुरु से हम पति की भी बात करते हैं। अगर फीमेल चार्ट में आप देखोगे तो गुरु से पति की बात की जाती है। तो हो सकता है आपके जो भी स्पाउस होंगे मतलब हस्बैंड, तो उनके अंदर गुस्सा हो और वो थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, किसी अच्छे कुल से हो सकते हैं, ऊँचे पद से हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इश्यू देगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है। अब मैरिड लाइफ में कैसे इश्यू देगा? भई इतना गुस्से वाले होंगे, बात-बात पे गुस्सा करेंगे, तो क्या होगा? कि यहाँ पे मैरिड लाइफ में तो परेशानी आ ही सकती है। गुरु से अगर देखा जाए तो पेट की बात होती है, कान की भी बात गुरु से होती है, तो कहीं न कहीं पेट की अगर बात करें तो पित्त का प्रभाव अधिक हो सकता है। और पेट की खराबी भी हो सकती है, लिवर की खराबी हो सकती है, पित्त की अधिकता हो सकती है, कानों में भी प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार गले में खराश, क्योंकि गुरु वात दोषों को बताता है और यहाँ अग्नि का प्रभाव आया है तो ये कहीं न कहीं गले में खराश को भी बता सकता है। तो इसी तरह बाकी, क्योंकि गुरु के तो बहुत सारे कारकत्व हैं, यहाँ पे मैं छोटे-छोटे कारकत्वों के थ्रू दृष्टि का प्रभाव लेके आपको समझा रही हूँ। इसके बाद राशियों का भी प्रभाव आएगा। राशियों का प्रभाव कैसे आएगा? मान लेते हैं गुरु अग्नि तत्व राशि में प्लेस्ड है ना? तो अग्नि तत्व राशि में अब गुरु के कारकत्वों को रखना शुरू कर दीजिए आपने, विवेक, ज्ञान, दूरदर्शिता, हैप्पीनेस, संतुष्टि जो भी हमने पढ़े हैं ये, है ना? तो यहाँ क्या होगा? फायर एलिमेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्यों? एक तो अग्नि तत्व राशि और ऊपर से सूर्य का प्रभाव। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी बढ़ जाएगी। अपने आप में ज्ञान को एक्सप्रेस करना चाहेगा ऐसा इंसान। वो रुकेगा नहीं, लेकिन तीनों राशियों का अलग प्रभाव आएगा। अगर ये सिंह राशि है, तो ये तो स्थिर राशि भी है। तो यहाँ ज्ञान बात-बात पे वो इम्पैक्ट ज्ञान का जो प्रभाव है ना, वो बात-बात पे नहीं बताएगा दूसरे लोगों को, ज्ञान नहीं देगा। जब ज़रूरत पड़ेगी, तभी देगा, लेकिन बड़े प्रभावशाली ढंग से देगा। और मनमाने वाला ढंग हो सकता है कि लास्ट जो मैंने लकीर खींच दी बस अब ये बात मानी जाएगी, ऐसा प्रभाव हो सकता है। वहीं अगर मेष राशि में आ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट अलग हो जाएगा और धनु राशि में आ जाएगा, क्योंकि वो भी अग्नि तत्व राशि है और काल पुरुष में तो नवम भाव से हम बात ही उसकी करते हैं। काल पुरुष में नवम भाव में धनु राशि देखी गई है। तो यहाँ धनु राशि में खासकर आप इसके साइन को ध्यान रखिएगा। इसके साइन में ना एक तीव्रता भी है। तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति करना और जो आपके द्वारा शब्द बोले जाएँगे ना, अब उसमें थोड़ी चुभने वाली बातें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तीर भी दिखाया गया है और सूर्य का प्रभाव यहाँ पे आएगा। यहीं इसके साथ ही अगर 3, 7, 11 यानी वायु तत्व राशि में अगर आपका गुरु हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे लोग क्योंकि वायु क्या होती है, किसी भी चीज़ को और फैला देती है, विस्तार कर देती है। तो कम्युनिकेशन के द्वारा
या बड़ी-बड़ी बैठकों के द्वारा या सामाजिक होके आप अपने ज्ञान को फैलाना चाहेंगे दूर-दूर तक। दूर-दूर तक उसका विस्तार करना चाहेंगे अपने ज्ञान का, है ना? और ताकि आपके ज्ञान की जगह-जगह चर्चा हो। और आप कहेंगे लोगों से कि हाँ भाई, मैं ये अब यहाँ पे मेरा एक कंसर्ट होने वाला है, तो ये ऐसे लाइव होना चाहिए। तो वो आप दिखाना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि वो वायु तत्व राशि में, है ना? और आप ये भी कह सकते हैं, ज्ञान है, पर जितना ज़रूरी है, उतना ही बताएँ। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ ये सलाह वाली बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गुरु का वायु तत्व राशि, अब काल पुरुष के हिसाब से देखो, तो तीसरे भाव में गुरु, हम अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बुध की भी राशि होती है और तीसरे भाव में को अशुभ भावों में भी गिना जाता है। 7वें में अकेला गुरु, है ना? यहाँ अकेले गुरु को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है और एकादश में कारक भावनाशय वाला रूल भी लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके के रूल्स से भी हम समझ सकते हैं। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व राशि। अब देखो, पृथ्वी तत्व राशि ना किसी भी चीज़ को स्थिर कर लेती है। तो जो ऐसा इंसान होगा ना, वो अपने अंदर ज्ञान को संजो के रखेगा। उसके अंदर थोड़ी गंभीरता बढ़ जाएगी और भारी भरकम शब्द यहाँ पे वो बोल सकता है और हर तीनों राशियों में अलग-अलग प्रभाव आएगा। छठी राशि में होगा तो अलग प्रभाव आएगा, दूसरी में होगा तो अलग, 10वीं में होगा तो अलग। मान लेते हैं कि 10वीं राशि में गुरु बैठा है, काल पुरुष के हिसाब से दशम घर में आती है, तो अब आप ये देखेंगे कि ऐसा इंसान ना बड़े उसूलों वाला हो जाएगा। अगर उसको कार्य क्षेत्र में कोई कहेगा कि भई आप थोड़ा-सा ये पैसे-वैसे लेके हमारा काम करा दो, वो मना कर देगा साफ। बहुत ही प्रैक्टिकल होगा ऐसा इंसान, है ना? वहीं अगर कन्या राशि में गुरु आ जाए, काल पुरुष के हिसाब से तो छठा हो गया, ठीक है ना? तो ऐसा इंसान को ना थोड़ा-सा एक तो हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कन्या राशि में भी गुरु का आना कफ को बढ़ा सकता है, गुरु से रिलेटेड हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। अब यहाँ पे सूर्य की दृष्टि का प्रभाव आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब इतना मैंने ऊपर समझा दिया, हर ग्रह के ऊपर, हर राशि में जहाँ गुरु होगा, उसी के गुरु के कारकत्वों को लेकर और सूर्य की दृष्टि का प्रभाव आप मिला सकते हैं इज़िली, है ना? दूसरी नंबर राशि काल पुरुष के दूसरे भाव में आती है। अगर वहां अगर गुरु हो जाए या उस राशि में कहीं भी आपके पत्रिका में गुरु हो जाए, तो ऐसे इंसान को ना ज्ञान अर्जन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि जब आप वृष राशि का साइन देखेंगे तो उसमें बैल है और बड़ी गंभीरता से वो उस ज्ञान को अर्जन भी करना चाहेगा। और उस ज्ञान को जब जरूरत होगी तो कहते हैं ना कि परिवार के मसले सुलझाने वाला इंसान होगा, तो वो ऐसा इंसान भी बन सकता है। यहीं अगर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव आ जाए, तो बातों में क्या आ जाएगा, भई जो मैंने कह दिया है वो अंतिम फैसला होगा बस, अब वो आप लोगों को मानना पड़ेगा। वहीं अगर ये आपकी अग्नि तत्व राशियों पे सूर्य का प्रभाव आ जाए, तो वो ज़बरदस्ती भी मनवा सकता है। और वायु तत्व राशि पे सूर्य का प्रभाव आ जाएगा, तो यहाँ ज्ञान को दूर-दूर तक फैलाने का प्रयास करेगा वो, ठीक है? मनवाने का प्रयास करेगा और अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास करेगा। अब आते हैं 4, 8, 12। 4, 8, 12 हमारा मोक्ष त्रिकोण है। कालपुरुष में चौथा, 8वाँ, 12वाँ स्थान है। अब इसमें ना थोड़े से इमोशंस आते हैं, जल तत्व प्रभाव है तो इमोशंस आ जाएँगे। अब इमोशंस को यहाँ से कैसे जोड़ोगे? देखो, इन राशियों में अगर गुरु हो सकता है आपका संतान इमोशनल हो, उसके अपने नखरे हों, है ना? खाने-पीने के बच्चों के बहुत नखरे होते हैं और यहाँ आपके ज्ञान के साथ आपका इमेजिनेशन जुड़ जाएगा। क्योंकि जो जल का प्रभाव होता है ना, वो कहीं न कहीं इमेजिनेशन को क्रिएट करता है, मिस्ट्रीज़ को क्रिएट करता है। इसीलिए अष्टम भाव में से गुप्त ज्ञान की बात होती है और आपका मेडिटेशन की बात होती है। मिस्टीरियस जो हिडन जो एस्पेक्ट होते हैं, वो सब 8वीं राशि से, अष्टम भाव से बात होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान में मिस्टीरियस इम्पैक्ट और जुड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे गुप्त ज्ञान, बुक्स पढ़ना, अकेले रह के बुक्स पढ़ना, ऐसा भी संभव हो सकता है। और अकेले रह के बुक पढ़ना 8वीं राशि में भी हो सकता है। 12वीं राशि में अगर गुरु होगा, तो वो खो जाएगा उस चीज़ के अंदर। क्योंकि 12वीं राशि किसकी होती है? 12वीं राशि होती है किसी भी चीज़ में खो जाने की। अभी राशियों के प्रभाव को जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ आप राशियों से समझ सकते हैं। और अभी काफ़ी ग्रहों का अभी बाकी है। बहुत से लोगों का कमेंट था कि ऐसे तो आपको बहुत साल लग जाएँगे ग्रहों को समझने में। बिल्कुल लग जाएँगे, लेकिन उम्मीद है कि इससे हमें रिज़ल्ट कहना शायद आ जाए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि भई अशुभ ग्रह का प्रभाव, अशुभ बोलें क्या? तो ये बोलें क्या क्या में जो हमें परेशानी होती है, उसको शायद हम यहाँ ग्रहों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट आपके आते ही हैं, एक कमेंट और डाल दीजिएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।